नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम कृषि टॉक। आज हमारे मेहमान हैं अंकिता जैन, जो कि एक लेखिका हैं और एक वैदिक वाटिका की डायरेक्टर मैनेजर हैं। मैं अंकिता जी के बारे में बताना चाहता हूं कि उन्होंने लेखन से लेके 2012 और 2017 में उनकी एक किताब आई हुई थी, शुरुआत हुई और लेखन से काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं, पेशे से इंजीनियर हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इंजीनियरिंग से साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर में जाना। तो पहला सवाल मेरा अंकिता जी आपसे यही है कि कैसे, मतलब कंप्यूटर साइंस साइंस से एग्रीकल्चर की तरफ और फिर एक किताब अ, लिखना। मैं कहूँगी कि इस देश में गाँव में पले-बड़े बच्चे जो बहुत छोटे-छोटे गाँव में जिनकी परवरिश होती है, वो भले ही इंजीनियर बन जाएँ, भले ही डॉक्टर बन जाएँ, भले ही कुछ भी बन जाएँ, लेकिन वो दिल से खेती से, किसानी से, गाँव से जुड़े रहते हैं। तो मेरी पैदाइश, मेरी परवरिश भी मेरे पिताजी क्योंकि मध्य भारत ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे, इस कारण से मेरी परवरिश भी भारत के बहुत छोटे-छोटे गाँव में हुई, मध्य प्रदेश के बहुत छोटे-छोटे गाँव में हुई। और हम लोगों ने वहाँ अच्छा समय बिताया और हम लोगों ने बहुत करीब से खेतों को देखा, किसानों को देखा है, खेतों की नहरों में नहाया है, मेड़ों पर खेला है। खेत के जो कुएँ होते हैं, उनसे पानी खींच-खींच कर लाया है। तो ये सारे काम हमने किए हैं बचपन में, हमने वो दुनिया देखी है, हमने वो दुनिया जी है। तो ये कहना कि मैं इंजीनियरिंग से सीधे किसानी की तरफ कूद गई, ऐसा कुछ नया मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैं उसी दुनिया से एग्ज़िस्ट करती हूँ। उसी दुनिया से बिलॉन्ग करती हूँ और उसी दुनिया का हिस्सा रही हूँ पूरी ज़िंदगी। फिर शादी के बाद भी शादी के पहले जब पढ़ाई के लिए बाहर गए, तो वनस्थली विद्यापीठ गए, फिर पुणे गए, दिल्ली गए, मुंबई गए। बड़े शहरों में रहे भले ही कुछ वक़्त के लिए, लेकिन जो अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा 17-18 साल जिसने गाँव में बिता दिए हों, उसके दिल से किसानी या खेती या गाँव निकल जाना संभव नहीं है। तो मेरे साथ भी वैसा ही था और जब अ, जब हम शादी हुई, शादी के बाद जब मैं जशपुर आई तो किस्मत से हस्बैंड भी वैसे मिले जो खेती-किसानी से जुड़े हुए थे और उन्होंने खुद भी बाहर से पढ़ाई की। उन्होंने भी एमटेक किया हुआ है, विदेश में काम किया हुआ है, लेकिन वो भारत लौटे और यहाँ पर आकर उन्होंने अपना खुद का खेती-किसानी का काम शुरू किया। तो इसको किस्मत ही बोलेंगे कि मैं पिता के घर में भी वैसे ही माहौल में पली-बड़ी थी और अब यहाँ पति के साथ भी उसी माहौल में आगे बढ़ रही हूँ। तो उनका ये वेंचर था वैदिक वाटिका उन्होंने शुरू किया था और फिर धीरे-धीरे हम उसमें आगे बढ़ते गए और बहुत सारी चीज़ें पिछले 8-9 2012-13 में उन्होंने शुरू किया था और अब 2023 में 10 साल में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो आपका एक तरीके का बैकग्राउंड एग्रीकल्चर रिलेटेड रहा है, बचपन आपको जो बीता है। तो आपने लेखन में आप आए, शुरुआत हुई, आपने कई किताबें लिखी। तो एक और एक किसान जो बैकग्राउंड है कि कहाँ से है, हाँ, उसको जो आपका एक्सपीरियंस है उसको एक किताब में तब्दील करते हैं और एक नई कहानी करते हैं जिससे कि आम लोगों तक बात की। तो किस तरीके से ताना-बाना बना आपने लिखने से लेके पब्लिशिंग तक की कहानी, क्या रोचक कहानियाँ रही इसके, कहते हैं बिहाइंड द सीन। ओरे किसान की कहानी ऐसी है कि ओरे किसान सिर्फ मेरा सपना नहीं था। ओरे किसान को लिखा जाना मेरे हस्बैंड का भी सपना था। ये हम मतलब मैं किसानों के ऊपर किताब लिखना चाहती थी और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती से जुड़ी वो बातें सामने लाना चाहते थे दुनिया के जो बातें आज का युवा नहीं जानता। हम उस ज़माने में बड़े हुए जब हरित क्रांति ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया था। हरित क्रांति आ चुकी थी हमारे देश में, उसके 10, 12, 15, 20 साल बाद पैदा होने वाले बच्चों को ये नहीं पता होगा कि उससे पहले भी लोग जो हमारी पारंपरिक खेती है, वो किस तरह करते थे। वो बिना केमिकल्स के किस तरह खेती होती थी हमारे देश में, किस तरह किसानी की जाती थी। एक ऐसा देश जो कृषि प्रधान कहा जाता था, उसकी रीढ़ कैसे धीरे-धीरे टूटने लगी, कैसे हमारे किसानों को हमने धीरे-धीरे मरते देखा। जब हमने देखा कि किसान आत्महत्या के आंकड़े इतने बड़े हैं, जब हमने देखा कि लगभग हर साल ही किसानों को कर्ज माफी के लिए जुलूस निकालने पड़ रहे हैं, आंदोलन करने पड़ रहे हैं।
तो ऐसी क्या समस्याएँ हैं कि अ, आज भी भारत में इतने बड़े स्तर पर किसानी खेती होते हुए भी किसानों की दुर्दशा इतनी ज़्यादा है? और वो क्या कारण है जिसकी वजह से पिछले 20 सालों में लाखों करोड़ों किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच दी, खेती छोड़ दी और उनके बच्चे भी किसान नहीं बनना चाहते। तो ये कुछ ऐसे सवाल थे जो हमारे मन में थे और हम चाहते थे कि इनको बाहर लाएँ। मेरे अपने खुद के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे क्योंकि पिताजी के पास तो ये किसानों किसानों का ही जमावड़ा होता था, लोन लेना, लोन की बातें होना, फिर पापा फील्ड पे जाते थे तो देखते थे कि क्या स्टेटस है उनका, ट्रैक्टर के लोन और कृषि लोन और सारी चीज़ें। तो आपकी मैंने वो किता हिस्सा देखा था। जी, जी, आपकी किताब में एक किस्सा है कि किस्सा वो जो कि लोन के रिकवरी के लिए जाते हैं और फिर एक बाढ़ नदी चढ़ती है, तो वो किस्सा शायद आपके पिताजी से प्रेरित या फिर किसी अन्य जो आपका जो किरदार है उस हाँ, मतलब इसमें कोई भी किरदार फ़िक्शनल नहीं है, सबसे बड़ी बात तो हो रही किसान में। नाम जी, बदले गए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने नाम बाहर नहीं लाना चाहते और जी, मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी, मेरे सगे ताऊजी जो मेरे पापा से 1 साल बड़े हैं, वो भी सेम बैंक में सेम पोस्ट पर रहे। तो मेरे इर्द-गिर्द जो है वो वैसे ही लोग रहे मतलब हमारे घर में हम लोग मैनेजर साहब थे, तो आस-पास किसानों का जमावड़ा रहता था, उनकी फाइलें, खसरा, खतौनी ये सब हमने बचपन से देखा। पापा जब काम करते थे तो खसरे कैसे पढ़े जाते हैं, खतौनी क्या होती है, किसानों की ज़मीनें कैसी पढ़ी जाती हैं और उनके उनके सारे कागज़ात कैसे होते हैं। तो वो एस्पेक्ट मैंने बहुत करीब से देखा था बचपन से, पापा के काम हम लोग कराते थे बचपन में, बैंक के काम कराते थे, तो वो सारी चीज़ें देखी थी। तो वो था कि हाँ, ऐसा होता है। फिर लोन वसूली के लिए जब मैनेजर और उनकी टीम्स जाती थी, तो उनका क्या अनुभव रहता था, उनके किसानों के क्या रिएक्शंस रहते थे, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे बार ऐसा होता है कि कई बार किसान फर्ज़ी लोन माफ़ी की भी अपील करता है। बहुत सारे मामलों में हमने ऐसा पाया था उस समय जब वो अ, जब जाकर देखते थे बैंक वाले लोग वहाँ पे कि भई यहाँ तो हालत बहुत अच्छी है लेकिन इसने तो कर्ज़ माफ़ी की अपील लगाई हुई है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ मेरे पापा के अनुभव नहीं थे और भी बहुत सारे बैंक से रिलेटेड जितने भी लोग थे जब मैंने ये किताब लिखनी शुरू की तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए। पापा के बैंक से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग और दूसरे बैंक्स में भी जो लोग किसानों के साथ काम कर रहे हैं या लोन माफ़ी के लिए जिन्होंने क्या होता है कि हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं। कई बार जी, कई सारे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने सालों-सालों तक अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी। उन्होंने वो सैलरी कर्मचारियों को क्यों नहीं दी? क्योंकि उनकी बैंक को घाटा हो रहा था। उनकी बैंक को घाटा कैसे हो रहा था? उनकी बैंक को घाटा ऐसे हो रहा था कि उन्होंने किसानों को जो लोन दिए थे, वो लोन की वसूली नहीं हो पाई। अगर वसूली करोड़ों में नहीं है वापस, तो वो सैलरी कहाँ से देगी? वो बैंक तो घाटे में जी, जा रही है। तो हम सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये था कि किसानों की समस्या सिर्फ़ पैसे से हल नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे देश का कि उनके साल दर साल उनके कर्ज़ माफ़ करते जाइए या उनके चावल को, गेहूँ को, उनके अनाज को, उनकी फसलों को महँगी कीमत पे खरीदते जाइए, तो इससे किसानों की समस्या हल हो जाएगी। नहीं, ये सबसे बड़ी भ्रम है। उससे बहुत कुछ उनको राहत मिलती है, बेशक उनको राहत मिलती है, बहुत बड़ी राहत मिलती है क्योंकि किसी भी मेहनत का सही मेहनताना मिलना बहुत ज़रूरी है और खेती-किसानी बहुत मेहनत का काम है। लेकिन वो जो मेहनत हो रही है, क्या वो सही दिशा में हो रही है? केमिकल फार्मिंग कभी भी आपके खेतों को लंबे समय तक उपजाऊ बना के नहीं रख सकती और जब आप और बहुत सारे किसान गाँव में ऐसे होते हैं जिनको उनकी परख नहीं होती, सही दवाइयों की परख नहीं होती। दुकानदार ने उनको जो पकड़ा दिया, उन्होंने वो खरीद लिया। वो बिना जाने परखे, बिना सही जानकारी के ये सालों से चलता आ रहा है और धीरे-धीरे उनकी जो मिट्टी है वो कमज़ोर होती जाती है, उनके खेत जो हैं वो कमज़ोर होते जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलू थे जिसके बारे में बात नहीं होती थी। किसानों की समस्या को लेकर सिर्फ़ एक ही चीज़ पे बात होती है हमारे यहाँ, वो है कर्ज़ माफ़ी। इसके अलावा हमारे यहाँ ज़्यादातर युवा इस बारे में जानते नहीं। तो वो अंदरूनी बातें क्या हैं, इस वज़ह से इस किताब को लिखने का मन बनाया गया और लिखा गया। तो आपका इस किताब में एक चैप्टर है कि
स्त्री का कंधा, हल और स्त्री का कंधा, जो दिलीप बाबू का कैरेक्टर है, तो उस पे मैं आपसे थोड़ी बातचीत करना चाहूंगा। किस तरीके से वो आपने ताना उसका बुना, एक स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई, तो और उसमें एक समस्या भी आपने बताई, समाधान भी बताया, तो वो आपसे दिलीप बाबू का जो कैरेक्टर है वो कैसे है, और छत्तीसगढ़ के जो गांव आपने बताए हैं, जो एक परिदृश्य दिखाया है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाके का, तो वो चीजें कैसे और निखर के आई कि हाँ करना चाहिए, और किस तरीके से उसको ताना बाना आपने बना। देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारा इलाका जो है वो पहाड़ी है। और जी। मेरी परवरिश क्योंकि मध्य प्रदेश में हुई थी, तो हमारे यहाँ पहाड़ नहीं पठार थे, बहुत लंबे लंबे खेत होते हैं वहां पे। आप जहाँ मेरा मायका है गुना, वहां से लेकर जहाँ मेरा ननिहाल है खनिया धाना, अगर आप वहां की बाय रोड ट्रेवल करते हैं तो आपको 150-200 किलोमीटर के रास्ते में आपको यकीन नहीं होगा कि सपाट समतल जमीन पर लंबे दूर दूर तक गेहूं ही गेहूं लगा है, उड़द ही उड़द लगी है। तो ऐसी ऐसी खेती मैंने वहां देखी थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ छोटे किसान है, मतलब जो 1 एकड़ में धान उगा रहे हैं, 2 एकड़ में धान उगा रहे हैं, आधा एकड़ में धान उगा रहे हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कम जमीन पे धान उगा रहे हैं और उनके पास वो अकेले खुद के लिए ट्रैक्टर नहीं हायर कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो एक गांव के लोग मिलकर ट्रैक्टर हायर करते हैं। फिर जब वो धान लगाते हैं तो वो गांव वालों को ही निमंत्रण देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पुराने जमाने में शादियां होती थी, तो हम कोई केटरर नहीं रखते थे। हम गाँव वालों को ही बुलाते थे, वही पूड़ी सब्जी बनाते थे, वही पंगत बिठाते थे, वही पंगत परोसते थे, वही सारे घरों से गद्दे आ जाते थे। इसी तरह बारातें आती थी, 7-7 दिन के लिए बारात रुकती थी पहले। तो ये सब कैसे मैनेज होता था? वो मैनेजिंग सिस्टम आज भी यहाँ के छोटे गाँव में एग्ज़िस्ट करता है। और वर्कर्स को बाहर से हायर करने की जगह वो लोग अपने ही गांव के लोगों को बुलाते हैं और उनको खाना खिलाते पिलाते हैं। जिसके घर का धान लगना होता है वो शाम को पार्टी देता है, बढ़िया खाना पीना होता है सबका। और ऐसा नहीं कि मेहनताना नहीं देते, उनके कुछ फिक्स रुपए बंधे हैं, 100, 200, 150 रुपए पर पर्सन, वो बांटते भी हैं। तो बाहर से मजदूर बुलाने की जगह अपने ही गांव के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बुला के ये सिस्टम यहाँ पनपा है। दिलीप जो है वो यहाँ के किसान हैं जो काफी लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रह के उन्होंने जैविक खेती को सीखा, समझा और अपने आसपास के कई सारे लोगों को समझाया और प्रोत्साहित भी किया कि लोग वापस जैविक खेती की तरफ आएं। लोगों को ट्रेनिंग भी दी। तो जो स्त्री का कंधा जिस चैप्टर की बात आप कर रहे हैं, वो चैप्टर लिखा जाना इसीलिए मजबूरी हुई क्योंकि जब मैं ओहरे किसान के बारे में लिख रही थी, उस किताब की भूमिका बना रही थी, तो बार-बार जब मैं उस चीज़ के इमेजिनेशन लेवल पे जाती थी, तो मुझे यही समझ में आता था कि जब भी हम किसान की बात करते हैं, सिर्फ किसान शब्द बोलते हैं, तो आँख बंद करके आपके सामने एक छवि उभरेगी जिसमें धोती और बनियान पहने हुए, एक पग सर पे पगड़ी बांधे हुए, एक फटे फटेहाल सा, पुराना सा एक एक मजदूर टाइप आदमी खड़ा हुआ है। और हम जिसके हाथ में कुल्हाड़ी या हल है या फावड़ा है, तो हम उसको एक किसान मानते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई छवि है जिसको जो हम उसको किसान मानते हैं। पर जब आप आंकड़ों पर जाते हैं, मैंने इस किताब में कई जगह आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। जब आप आंकड़ों पर जी। जाते हैं, जब आप रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आता है कि इस देश में किसानी का अधिकार क्षेत्र भले ही पुरुष ने अपने कब्जे में किया हो, लेकिन 75 से 80% भागीदारी महिलाओं की है। चाहे वो गौशालाएँ चलाना हो, चाहे वो बागवानी करना हो, चाहे वो धान बोना हो, चाहे धान कटनी का कोई भी काम हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं खेती-किसानी के, मछली पालन हो, मतलब कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे दिमाग में किसान शब्द बोलते ही छवि केवल पुरुष की आती है, स्त्री की क्यों नहीं आती? क्यों हम हाथ में फावड़ा लिए हुए एक स्त्री नहीं देखते, जबकि हम मदर टेरेसा जैसी एक अच्छी खासी मूवी, मदर इंडिया जैसी एक अच्छी खासी मूवी देख चुके हैं। जी। तो ऐसे क्या कारण है? तो वही सारी चीजें दिखाने के लिए, वही सारी बातें समझाने के लिए किसान हमारे सामने कितने बड़े-बड़े एक एक आंदोलन का भी ज़िक्र मैंने इसमें किया है कि 5000 औरतें दिल्ली पहुंची थी अपने अधिकार लेने के लिए, खेती-किसानी से संबंधित भूमि पर अधिकार लेने के लिए। उस आंदोलन के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जी। जबकि वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था। 5000 से भी ज़्यादा औरतें अगर एक साथ
पैदल मार्च करके दिल्ली पहुंच रही, तो बहुत बड़ा आंदोलन माना जाना चाहिए। लेकिन हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि हमने किसानों के एक ही पहलू को पकड़ के रख लिया है। तो वो बहुत जरूरी था समझाना उस पहलू को भी, औरतों के पहलू को भी, उनके सहयोग और समर्थन को भी। इसीलिए वो अध्याय लिखा गया। तो मैं आपके बुक के पन्ने पलट रहा हूँ और पलटे भी हैं, पलट के उनको गहराइयों से देखा है कि आपने एक इतिहास से उठा के किसान की स्थिति, इतिहास में किसान की स्थिति क्या थी, वर्तमान में क्या, और लॉकडाउन तक आपने जो ताना बाना बनाया, उसमें मेरी नजर पड़ रही थी बार बार आपके कुछ इमेजेस थे, कुछ जर्नल के आंकड़े थे, कुछ उसके सजेशंस थे कि किस तरीके से जो ताना बाना इमेजेस का थॉट आपसे कहाँ से आया, और आपको ये थॉट और कहाँ से आया कि आपको इतिहास से चीजें उठा के लेके आनी चाहिए फिर एंड में। तो क्या था मतलब इसका इतिहास को उठा के लेके आना, किसानों की प्राचीन स्थिति को बताना। देखिए, इस किताब का मुख्य उद्देश्य जो है, वो मैं आपको अगर एक लाइन में कहूँ तो वो यही है कि किसानों की समस्याएं क्या हैं और उनके समाधान क्या हो सकते हैं। तो अगर आप किसानों की समस्याओं पे बात करेंगे, तो आप सिर्फ आज की बात नहीं कर सकते, आपको पिछले 100-200 साल 300 साल का इतिहास उठाना ही पड़ेगा ये समझने के लिए कि भारत वो देश जहां आज आप सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा बहुत जरूरी पॉइंट आप ये समझिए कि आज के जमाने में हम ये मानते हैं कि खेती किसानी वो लोग कर रहे हैं जो मजबूर हैं या मजदूर हैं या गरीब हैं। एक अच्छा खासा तबका जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, वो नौकरी पेशा हो गया है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारे दादा नाना, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सबके पास अपने अपने जमीनें होती थी, सबके पास अपने अपने भूमि होती थी जिसपे वो अनाज उपजाते थे, खाते थे। यहाँ मेरे ससुराल में भी, मेरे ननिहाल में, मेरे ददिहाल में सबके पास खेती हुआ करती थी। मैंने उसमें जिक्र भी लिखा है कि मेरे पापा के परदादा जो थे, वो 40 गांव के जमींदार हुआ करते थे। और वो सुबह अपने घोड़े पे निकलते थे, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब 3 साढ़े 3 बजे, और वो 12 बजे जो अपने पूरे गांव के चक्कर लगा के आके ये देख लेते थे कि मेरे गांव का, मेरे सभी गांव का हर व्यक्ति के थाली में भोजन है, तब आके वो भोजन करते थे। तो ये उसके बाद ऐसा नहीं था कि पहले किसानी को कमजोर वर्ग का व्यवसाय समझा जाता था। आज के टाइम में या तो किसानी वो कर रहा है जिसके पास एकड़ों से जमीन है, खूब मजदूर है और खूब पैसा है, या फिर वो कर रहे हैं जिनके पास मजबूरी है, खाने उगाने खाने उगाने के लिए बस एक ही साधन है। मध्यम वर्ग ने पूरी तरह इस चीज को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको लगा कि इसमें मुनाफा नहीं है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, और अब इतनी जमीनें भी नहीं है हमारे पास। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको समझने के लिए आपको इतिहास उठाना ही पड़ता। आपको ये समझना पड़ता कि आप कहाँ से चलकर आ रहे हैं, आपका देश कहाँ से चलकर आ रहा है, आपके जेनेटिक्स क्या है, आपके जीन्स में क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपकी पारंपरिक खेती क्या है। वो सारी चीजें समझने के लिए इतिहास उठाया गया। और वर्तमान में स्थिति क्या है, वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं खेती किसानी को बढ़ाने के लिए। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे एग्रीकल्चर पढ़ते जरूर हैं, बट ग्राउंड वर्क नहीं करना चाहते। तो वो क्यों नहीं करना चाहते? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो करंट की समस्याएं हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक आना बहुत जरूरी था। जी सर, मैम आखिरी सवाल इस चर्चा का कि और एक किसान को जो आपने डिस्क्राइब किया, इतनी चर्चा से बातचीत समझ में आई और एक किसान क्यों पढ़नी चाहिए, किस लिए पढ़नी चाहिए। तो और एक किसान का लास्ट जो कोई किस्सा आपको याद आ रहा हो कि इंटरेस्टिंग था, कि लोग पाठकों के सामने आना चाहिए कि एक लेखक जब लिखता है कि क्या क्या उसको चैलेंजेस सामने आ जाते हैं, या फिर किस तरीके से हर किसी में एक किस्सा होता है, एक मजेदार कहानी होती है, बस में बाद में बैठ के सोचते हैं कि हाँ पहले ऐसा भी हुआ था, कि एक याद बन जाती है। आप और एक किसान के साथ क्या याद है जो आपको चेहरे पर मुस्कान दे जाती है। ओहरे किसान के साथ, ओहरे किसान बहुत स्ट्रगलिंग बुक रही है। हमने 2015 से इसको भूमिका बनाना, लिखना, इसकी पहली भूमिका 2015 में ही लिख ली थी। तब से लेकर ये किताब चली 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 2020-21 में ये आई। और अ, इतना समय लगने के बाद, इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू करने के बाद, मुझे ये समझ में आया कि
बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिनको समझकर हम खुश भी हुए, जिनसे हमें ये समझ में आया कि अरे वाह! ऐसा भी होता था। मतलब हमारे ही देश में, हमारे ही आस-पास ऐसे भी लोग थे, ऐसा भी हो सकता था। और जैसे कि हम इसमें बलदेव भाई का एक किरदार है जो शुरू में मैंने बताया है, वो बताते हैं कि वो उनकी पूरी ज़िंदगी निकल गई खेती-किसानी से जुड़ के। और शुरू में आज से 30-40 साल पहले जब वो खेती करते थे, तो वो जानते ही नहीं थे कि यूरिया क्या होता है। वो जानते ही नहीं थे कि केमिकल क्या होते हैं और यहाँ सभी जगह बिना केमिकल के फार्मिंग होती थी। तो वो क्या कारण थे जिससे ऐसा था? तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें थी जिनको खुशी का एक मोमेंट वो भी था जब हम लोग इंटरव्यू के लिए दिलीप के खेत में गए थे और हम स्पेशली उस दिन गए थे जिस दिन धान बुआई का कार्यक्रम चल रहा था। तो मैंने भी धान बोई थी और कादो खेलते हैं या कीचड़ से खेलते हैं, तो उसमें बहुत मज़ा आया था। वो एक बहुत प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए और वो उन सारी औरतों से मिलना, उन सारी औरतों के साथ काम करना, उनके अनुभव जानना, वो मतलब आप सोच नहीं सकते कि बुंदेलखंड में हालाँकि हमारे यहाँ होली जो होती है वो गोबर से और कीचड़ से खेली जी। जाती है, लेकिन दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। धान बुआई के समय कादो खेलना एक बहुत अलग चीज़ है और उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ऐसी बहुत सारे मोमेंट्स हैं छोटे-छोटे जो हमने एन्जॉय किए हैं और बहुत मज़ा आया है उसमें। जी, बिल्कुल, जो आपसे बातचीत हो रही है, आपको जो और एक किसान किताब है, तो वो कोई पाठक जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर कहीं आपसे मँगवाना चाहे या फिर और एक किसान को पढ़ने का पीडीएफ फ़ॉर्म या फिर ऑनलाइन फ़ॉर्म, किस तरीके से आप तक पहुँचे कि पाठकों तक आसानी से पहुँच जाए? मैं खोज रही हूँ यहाँ मेरी लाइब्रेरी में मुझे दिख जाए तो मैं उसकी एक छवि भी दिखा दूँ, पर फ़िलहाल शायद सारी कॉपीज़ घर चली गई। नहीं, एक है, ये है वो किताब, जी। ओरे किसान। इसकी भूमिका जो है वो आशुतोष राणा जी ने लिखी है और ये किताब आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। ये किताब वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है, तो वाणी के स्टोर पे भी मिल जाएगी और अभी 30 नवंबर तक वाणी का बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जिसमें मेरी किताबों पर 30 से 40% का डिस्काउंट है। तो वाणी प्रकाशन के स्टोर पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पे अंकिता जैन का ऑथर पेज है, उस पे जाएँगे, तो उसमें मेरी 2 किताबें हैं, मोहल्ला सलीम बाग और ओहरे किसान। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं और बहुत सारे बुक स्टोर्स में अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। जी मैम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक किसान के अनुभव बाँटने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं किसान साथियों से और जो हमारे जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं इस शो को, कि ये किताब और एक किसान एक बार ज़रूर पढ़ें और साथियों को भी पढ़वाएँ कि हाँ, किस तरीके से इतिहास के पन्नों से वर्तमान तक जो एक किसान खेती-किसानी का सफ़र रहा है, किस तरीके से सफ़र के ताने-बाने को एक किताब में उकेरा है और लोगों के सामने प्रस्तुत किया एक आसान भाषा में। तो ऐसे ही किरदार जानने के लिए और ऐसे ही नई कहानी, किस्से जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।